हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई मीन नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेनली जो बेस्ड आज के क्वेश्चन होंगे बेटा वो होंगे आपके, वैसे तो एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है सारे क्वेश्चन। कौन से पे? आपके एफ इजकल टू डी पी बाई डी टी, मतलब इम्पल्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चेंज इन मोमेंटम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या वेरिएशन आते हैं उसमें, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स क्या बनती हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, चलो। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन है कि एक एम मास की बॉल है जो कि वी वेलोसिटी से आपके एक वॉल को स्ट्राइक कर रही है और वर्टिकल से एंगल इसका 30 डिग्री है और ये वापस 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाती है वॉल से। मतलब वॉल से क्या करती है, ये ऐसे आती है, वॉल से स्ट्राइक करती है और वापस निकल जाती है। क्या पूछा है इसने? इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल। वॉल ने उसको कितना इम्पल्स इम्पार्ट किया? नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो इम्पल्स बेटा आपने पढ़ाई है, आपको पता है इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है आपका कि बड़ा फोर्स कुछ बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है, राइट, किसी भी जगह पे। यहाँ पे भी देखो बॉल स्ट्राइक कर रही है तो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है और क्योंकि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये वापस निकल गई तो टाइम कितना है? टाइम बहुत शॉर्ट है। जैसे क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में बॉल शॉट मारते हो आप, ऐसे शॉट लगता है तो क्या करता है क्रिकेट, एक मोमेंट के लिए बॉल और जो बैट है आपका उसका कॉन्टैक्ट बनता है, राइट। तो ये क्या है, इस तरह का जो फोर्स लगता है वो आपका इम्पल्सिव फोर्स है, इम्पल्स है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, चलो देख लेते हैं। हमने पढ़ा था जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि भाई एफ जो है हमारा वो डी पी बाई डी टी है, राइट। यानी मोमेंटम की चेंज होने की जो रेट है दैट इज इक्वल टू एफ फोर्स अप्लाइड, राइट। यानी एक्शन नेट फोर्स जो भी बनता है उस पर, उस पार्टिकल पर, उस बॉडी पर, उस सिस्टम पर जो भी कुछ फोर्स है वो आपका नेट फोर्स बनता है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, अगर हम इसको करें तो एफ डॉट डी टी इजक्वल टू डी पी, तो ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। और ये जो क्वांटिटी हो गई इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। और क्योंकि ये उसके लिए है, कितने टाइम के लिए लगा है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। T1 टू T2 जो भी टाइम डिफरेंस आएगा बेटा, और इसको हम कहेंगे कि ये आई फॉर इम्पल्स, राइट। और इधर क्या होगा? डी का इंटीग्रेशन, मतलब चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि P क्या है? मोमेंटम है ना, हाँ, चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स बेसिकली क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम के हो गया बेटा। हाँ, इम्पल्स को हम सीधा क्या, मतलब हाँ क्या नहीं कर सकते हम सीधा, हम मेजर नहीं कर सकते। तो उसको कैसे मेजर करते हैं हम? इम्पल्स में कितना चेंज आया उसके, मतलब दूसरे रास्ते से जाते हैं ना, सीधे नहीं जा सकते, तो हम मतलब दूसरे रिवर्स इंजीनियरिंग करके आते हैं। कहाँ पर? इस पर पहुँचते हैं, डीपी, मतलब चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है? इम्पल्स आ जाता है, राइट। ओके, चलो, तो ये समझ में आ गया, गुड। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इम्पल्स पूछा उसने तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं सीधा। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या हो गया भाई? एम, अगर आपका एम चेंज नहीं हो रहा, अगर चेंज भी हो रहा तो कोई बात नहीं, M2 V2, मतलब आफ्टर जो भी स्ट्राइक वगैरह जो भी कुछ हुई उसके बाद का जो मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम M1 V1, चेंज इन मोमेंटम। इस तरह से अगर M सेम है तो M सेम रख दो, कि V2 माइनस M इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा बेटा। सिंपल सी बात है। इफ़ M इज सेम तो क्या आएगा? M V2 माइनस V1, ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया। यहाँ पे बॉल है तो यहाँ पे सेम ही हो रहा है, राइट। अच्छा, अब कह रहे हैं कि सर ये V2, तो V कौन सा लेंगे? अब देखो यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, बताओ। वेलोसिटी एक डायरेक्शन में तो है नहीं, ऐसे मतलब क्या, अगर हम मान लें कि भी ये हमारा x है और ये y डायरेक्शन है, राइट। तो ना तो x में है ना y में है, ये तो इस तरीके से आ रही है। तो क्या करेंगे हम? इसके कंपोनेंट देख लेंगे बेटा। तो इसका कंपोनेंट अगर हम इसका देखें, कंपोनेंट इसका मतलब जो स्ट्राइक कर रही है, तो v वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से निकल रहा है ये वापस। देखो यहाँ पर भी वेलोसिटी v है और इधर भी वेलोसिटी v है, ये राइट, सेम वेलोसिटी से वापस स्ट्राइक करके आ रही है। जनरली इस तरह केस में यही होता है बेटा।
कोलिजन का जो केस पढ़ेंगे हम, कौन सी कोलिजन, आपके जो मतलब नेक्स्ट उसमें आएगा, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा शायद। तो कोलिजन का जो केस पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कोलिजन किस तरह की होती है, जिसमें आपका एक मोमेंटम क्या रहता है, मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व होती है, कौन से केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है या फिर एनर्जी कंजर्व रहता है ना, वो सब हम उसमें सीखेंगे। तो उस केस में क्या होता है, कभी आपका वी आपका सेम रहता है, राइट। तो क्या हुआ, ओके। तो इसका हम ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अब बेसिकली समझ लो, इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। ये v हो गया तो v का कंपोनेंट, तो ये बेटा ये हो गया v का कंपोनेंट, और एक आपका v का कंपोनेंट ये हो गया, राइट। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया v का आपका, ये 30 डिग्री है, तो इसने बनाया यहाँ से, ये भी आपका ये वर्टिकल साथ 30 डिग्री है ना ये वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो गया बिफोर स्ट्राइक कितना आ गया, v cos 30। सो v cos 30 कहाँ पर, डायरेक्शन क्या है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ओके 30 डिग्री। और आफ्टर स्ट्राइक कितना हो गया, ऐसे इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा, इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो ये वापस अगर इस डायरेक्शन में देखें वर्टिकल डायरेक्शन, तो v cos 30, v cos 30, यानी कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसमें किस तरह कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम है। तो इसमें तो चेंज मतलब माइनस करेंगे तो मतलब आपका वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ भी चेंज आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं, राइट। तो इसका मतलब जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, यानी दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, इसमें तो हो नहीं रहा। तो दूसरी डायरेक्शन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हमारी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखो इसका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आपका ये आ गया, यानी दैट इज v sin 30 डिग्री, ये वाले डायरेक्शन में आ गया। और इसका कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एरो नीचे की साइड में है, ये आ गया। तो ये अगर हमने पॉजिटिव मानी थी तो आपकी ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, v2 ये आपका v1x, और ये v2x क्या आएगा, इसका कंपोनेंट माइनस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्स की, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, सो माइनस v sin थीटा आएगा, हाँ sin 30 डिग्री, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम के अनुसार है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज है नहीं, सेम वेलोसिटी जा रहा है वापस, बोला ना वर्टिकल डायरेक्शन में, इसमें है तो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल p हमारा क्या आ रहा है, m v2x माइनस v1x, x छोटा बेटा यहाँ पे आना चाहिए ना, हाँ v1x, राइट, ओके। सो m क्या है हमारा, m की वैल्यू गिवन नहीं है हमें, v2x क्या आया, माइनस ऑफ v sin 30, v sin 30 का मतलब कितना आ गया बेटा, माइनस sin 30 1/2 होता है, माइनस v/2 हो गया, और ये आपका v/2 हो गया, तो माइनस v/2 माइनस साइन है ना, हाँ v/2 v1x, तो यानी v माइनस v/2 माइनस v हो गया, यानी माइनस v। सो चेंज इन मोमेंटम आपका कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, तो कितना आया, एम वी, और ये किसके इक्वल है, इम्पल्स के इक्वल है। अभी सीखा था ना हमने, इम्पल्स के इक्वल है, राइट। नीट 2016 का क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपल आपको ये स्टेप लिखोगे आप, क्योंकि इसमें इस तरह के केस में ध्यान रखना कि आपकी ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, जो एक डायरेक्शन में तो वेलोसिटी आपकी चेंज होती नहीं है, सेम वेलोसिटी है, जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी वजह से इम्पल्स में चेंज आएगा। तो आपका यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है सर, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है। पहले तो इसका कंपोनेंट ये था, ये कंपोनेंट था इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में, फिर उसके बाद में नेगेटिव एक्स में हो गया बेटा। और अगर सेम केस अगर इसमें देखे, चलो एक केस और ले लेते हैं इसमें, अगर मैं ये कहूँ कि बॉल ऐसे जा रही है यहाँ से, है ना, चलो बॉल को ले लेते हैं, एक बॉल बना लेते हैं, राइट। ये सपोज बॉल यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे गई, क्या हुआ भैया, ओके, और ये स्ट्राइक की इसने, इस तरह जाके स्ट्राइक कर गई और वापस आ गई, पहले गई, ओके जस्ट 1 सेकेंड, पहले इधर गई बेटा, उसके बाद में वापस आ गई। कैसे वापस आई, कलर अलग होते हैं इसका, ये वापस आ गई ऐसे, जैसे
परपेंडिकुलर स्ट्राइक की उसने, क्या किया, v वेलोसिटी से गई, परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया और वापस आ गई, जैसे बॉल आपके बैट के साथ करती है। या फिर आपको अगर मान लो इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना हो छोटा सा, तो दीवार एक बॉल लेना और दीवार पे ऐसे स्ट्राइक करना, वापस आपके पास में आ जाएगी बॉल। अगर आप नीचे सीधी स्ट्राइक करोगे तो सीधी वापस आएगी आपके पास में बॉल, है ना। यही आपका मतलब क्या कर दिया, दीवार ने, वो हैवी बॉडी है, उसने जितना वेलोसिटी से आपने दीवार को स्ट्राइक किया बॉल से, उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस आ गई, स्पीड से, सॉरी वेलोसिटी आपकी ये हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, हाँ स्पीड से, उतनी ही वेलोसिटी स्पीड से वापस आ गई। तो यहाँ पर भी अगर v वेलोसिटी से यहाँ पर गई थी ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो v1 आपकी क्या हो गया, इस केस में अगर हम देखें, ओके ये देखो v1 आपका हुआ v1 x में डायरेक्शन में ना, एक ही डायरेक्शन में, x लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि दो डायरेक्शन मूवमेंट होता है तो हम देखते। तो v1 आपका हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रही बॉल, तो पॉजिटिव हो गई v मान सकते हैं, और वापस ऐसे आ रही है, यानी कि v2 आपका हो गया माइनस v। सो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बेटा, बॉल के मास तो वही है, सेम है। सो m डेल p इज इक्वल टू m इंटू v2 माइनस v1, ये आपका चेंज इन मोमेंटम हुआ जो कि इम्पल्स के इक्वल होगा। सो m v2 क्या है, माइनस v है, माइनस v माइनस ये v1 v है, ओके। सो माइनस 2mv, यानी डेल p कितना हो गया, डेल p इज इक्वल टू माइनस 2mv, ये आया। और अगर मोमेंटम की, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो डेल p उस केस में आ गया आपका 2mv, ये आपका आंसर हो जाएगा उस केस में, राइट, कि बॉल ने सीधा स्ट्राइक किया और वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। कॉन्सेप्ट वही है, सेम सिंपल सा है। चेंज इन मोमेंट, अगर इम्पल्स की बात करता है तो इम्पल्स दो तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एक तो चेंज इन मोमेंटम के से, और दूसरा अगर हमें ft कर्व दिया हो, जैसे हमने किस में लिया था, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझते हैं। देखो हाँ ये आ गया ft कर्व, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा जो xt कर्व है या vt कर्व की बात करें हम, vt कर्व है, vt कर्व क्या देता है हमें, अगर इसका एरिया देखें हम, इसका vt कर्व का एरिया ध्यान है, एरिया क्या मिलेगा हमें, एरिया करेंगे तो हमें सर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना, या डिस्टेंस कवर्ड जो भी है वो मिल जाएगा, हमें x मिलेगा। तो रिलेशनशिप क्या है, v x और t में v इज इक्वल टू dx बाई dt, राइट। ऐसे ही अगर हम at कर्व देखेंगे तो उसका एरिया हमें v देगा, वेलोसिटी देगा। ये समझ में आ रही बात, हाँ ये काइनेमेटिक्स पढ़ चुके बेटा, फिर भी हम इसको कोरिलेट करने की कोशिश करें कि भी f और t से हमें चेंज इन मोमेंटम कैसे मिल रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, dx बाई dt है, सो v dt इज इक्वल टू dx, तो ये अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये एरिया क्या आ गया, ये क्या हो गया, v dt का इंटीग्रेशन जो हुआ बेटा वो v, ये v है सपोज, ये t है, ये vt कर्व, मतलब इस तरह का है ये कर्व हमारा, तो इसके एरिया जो भी आएगा ना, एरिया कौन सा होगा एरिया, अब बताओ मुझे एरिया क्या होगा सर, एरिया तो ये होगा कर्व के अंडर में ना, ये एरिया होगा, ओके ये आपका एरिया होगा, और ये कैसे आएगा, ये इसके इक्वल है, वीटी कर्व की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हम कोरिलेट करने की कोशिश करें बेटा इसमें ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई, अगर आपका एटी कर्व होगा तो वो v देगा हमें, और ये किसके इक्वल आ गया बेटा, dx का इंटीग्रेशन dx ही होगा, है ना। x का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड, तो ये जो एरिया है इसने हमें क्या दिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड दे दिया, राइट, ओके। अब इसको हम रिलेट क्या करना चाह रहे हैं सर, ये काइनेमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें, कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा हम समझना चाह रहे हैं कि काइनेमेटिक्स में जैसे हमने जिस मेथड को यूज किया था उस मेथड को हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। कैसे, F इजक्वल टू हमारा dp बाई dt है, F इजक्वल टू dp बाई dt, सो F dt इजक्वल टू dp है, राइट। चेंज इन, ये क्या है आपका, चेंज इन मोमेंटम है, और ये आपका इम्पल्स है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये एरिया हो गया, F इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि ये आपका किसका हो गया, एरिया हो गया, एरिया ऑफ F एंड T कर्व, सिंपल है ना। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो
तो यही चीज़ कर रहे हैं। अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एफ टी करो अगर हमें गिवन है तो हम एफ टी करो का क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। जो एरिया होगा वो आपका चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा सिंपल सा है, कोई खास इसमें नई बात नहीं की हमने। हम पहले जो काइनेमेटिक्स में हमने जो डिस्कस किया था, जो पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट लिया था, वही हम डिस्कस कर रहे हैं बस केवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा इसने, ये आपका AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। इस तरह का मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं, यही इस कॉन्सेप्ट बेस्ड पे, इसी कॉन्सेप्ट पर। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t = 0 to t = 8 सेकेंड। ये एफ टी कर दिया है बेटा, एफ की वैल्यू, एफ वाई एक्सिस जो है हमारा वो एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस हमारा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल है जिसमें फोर्स लगा, इनिशियली फोर्स 0 था, उस पर फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई, 6 तक चली गई, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। उसके बाद में फोर्स की वैल्यू अचानक से चेंज हो गई। मतलब पहले फोर्स इधर लग रहा था आपका, धीरे धीरे बढ़ रहा था, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, सपोज ये है ना, इस तरह से मूव कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर टाइम, ये टाइम t = 2 सेकंड पे फोर्स की वैल्यू ये कह रहा है कि नेगेटिव आ गई। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आ गई ना, तो मतलब फोर्स, अब आपकी फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। पहले ये F1 फोर्स इधर लग रहा था, अब ये फोर्स आपका हो गया, F2 फोर्स आपका इस साइड में हो गया। इसका कहने का मतलब ये है। फिर वापस ये कांस्टेंट रहा कुछ टाइम तक, t = 4 सेकंड तक, और फिर वापस आपका पॉजिटिव हो गया। कितना हो गया? 3, वापस 3 आ गया। फिर ये कांस्टेंट रहा 3 पर, फिर वापस 0 आ गया t = 8 सेकंड पर। राइट, ये कह रहा है। ग्राफ को ऐसे रीड करते हैं बेटा, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो अब अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो वो हमें टोटल, अगर हम यहाँ से 0 से t = 0 से t = 2 सेकंड तक का एरिया निकालते हैं, यानी ये ट्रायंगल वाला जो पोर्शन इसका एरिया निकालेंगे, तो हमें 2 सेकंड में जितना भी चेंज इन मोमेंटम है पार्टिकल के वो मिल जाएगा। अगर हम 2 से 4 का निकालते हैं तो t = 2 सेकंड से 4 सेकंड में जितना भी चेंज इन मोमेंटम है हमें वो हमें मिल जाएगा। और अगर हम t = 4 से t = 8 सेकंड तक का निकाल लेते हैं, मतलब ये वाला आपका रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा, हमें t = 4 से t = 8 सेकंड तक का एरिया मिल जाएगा। मतलब उस टाइम पीरियड में जितना भी चेंज इन मोमेंटम हुआ उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। सिंपल सा मतलब इसका इतना सा है, ये समझ लो बस। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है ये, हमें पूछ रहा है t = 0 से t = 8 सेकंड तक जो भी चेंज इन मोमेंटम है वो चाहिए, है ना, वो पूछा है। तो इसका मतलब क्या है, t = 0 तो ये है और t = 8 सेकंड यहाँ तक है। तो बेटा सारा हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो ये देखो ग्राफ हमारा एफ ऐसे चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये तो हमारा पॉजिटिव, जो भी इस एक्स एक्सिस के मतलब टी के ऊपर की तरफ जो अपना जो बन रहा है, शेप बन रही है, वो उसका एरिया पॉजिटिव होगा। बेटा इसके नीचे की तरफ बन रहा है, देखो एफ भी माइनस है ना यहाँ पर, तो आपका ये एरिया नेगेटिव होगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव है। t = 0 से 2 सेकंड के बीच में चेंज इन मोमेंटम आपका पॉजिटिव है, 2 से 4 तक चेंज इन मोमेंटम आपका नेगेटिव है। अब मुझे बताओ 4 से 8 तक का जो डिस्टेंस, मतलब इस टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर की है पार्टिकल ने, या फिर जो भी उसका मोमेंटम चेंज हुआ है वो कैसा है, चेंज इन मोमेंटम कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है सर, अभी आप बता रहे थे ना। हाँ, कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जरूरत नहीं है इस तरह के। नहीं बेटा, कुछ बच्चे सो रहे होंगे शायद, उनको जगाने के लिए था। राइट, ओके, चलो। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, हमें टोटल इन तीनों जो भी हमारी शेप बन रही है इसका एरिया निकालना है। तो बेटा फर्स्ट का देख लें, इसको मान लेते हैं हम, फर्स्ट है ये, ओके, ये हमारा फर्स्ट है सपोज, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। तो तीनों का एरिया अगर हम जोड़ दें, तो मतलब सम कर दें तीनों का, तो 0 से 8 सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। राइट, तो बताओ मुझे फर्स्ट का एरिया कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल पी लिख लेते हैं, चलो उसको, डेल पी = फर्स्ट का ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस 0 to 2, सो 2 हो गया बेस। हाइट 6 तक है तो 6 हो गई। राइट, ऊपर है पॉजिटिव रहेगा एरिया। ओके, सेकंड का देखो, सेकंड का क्या आएगा आपका, 3 तो नीचे तक है ना, एफ की वैल्यू कितनी है, -3 है, मतलब 3 आ गए नीचे, और ये 2 से 4 है, तो मतलब 4 - 2 2 हो गया। और क्या है, रेक्टेंगल है बेटा, तो रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सिंपल सी बात है। और ये नीचे की तरफ है तो माइनस लेंगे इसको। राइट, सो 3 × 2, ओके, क्लियर है। अब थर्ड पोर्शन पे चले जाओ आप, थर्ड का एरिया कितना होगा सर, ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट।
लेंथ इंटू हाइट जो भी मानना चाहे ना, हाँ लेंथ ब्रेड्थ जो भी कहना चाहे आप। तो 8 - 4, तो ऊपर है तो प्लस में आएगा बेटा, तो ये आपका आ गया 8 - 4 मतलब 4 इंटू ये कहाँ तक है, ये 3 तक है, ये देखो इंटू 3। सो ये देखो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, ये 6 इसका -6 और प्लस 12, दैट मीन्स 12। डेल पी कितना आया हमारा, डेल पी आपका आ गया एरिया अंडर द कर्व है ना, हाँ दैट इज 12 आपका वैल्यू आ गई इसकी 12। यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट बताओ। हाँ न्यूटन, सिंपल सा है, एफ इजक्वल टू डी पी बाई डी टी है ना, तो टी इधर ले जाओ, एफ की यूनिट न्यूटन होती है, टी की यूनिट सेकंड होती है, न्यूटन सेकंड। सो डेल पी इजक्वल टू 12 न्यूटन सेकंड। ये हमारा आंसर है। कोई मुश्किल था? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये तो स्टेप है, 3 स्टेप है, वैसे भी सीधा कर सकते हो सर। 2 इंटू 1/2 से ये 2 कैंसिल इंटू 6, तो 6 आ गया, ये 3 इंटू 2 6 आ गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इससे कैंसिल हो गया, बच ये गया केवल। तो इसका एरिया देख लेते हैं हम, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 इंटू 3 4 12 सीधा सीधा सिंपल सा था। मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको। समझ में आ गई बात बेटा? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये फिर से आपका फाइंड द लीनियर मोमेंटम गेन्ड इन 4 सेकंड, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है वापस। तो क्या कर रहा है इसमें कि आपका जो हमें वही FT कर्व दे दिया, F दे दिया और ये T दे दिया, FT कर्व दे दिया हमें, और क्या क्या पूछा इसने, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है ना, गेंड। लेकिन यहाँ पे इसने देखो ये 0 से शुरू हुआ, 0 2 4 सेकंड 6 8, और इसने पूछा कि इन 4 सेकंड में कितना गेन हुआ, मतलब यहाँ तक कितना गेन हुआ है ना, चेंज इन मोमेंटम कितना गेन हुआ। तो ये आपका क्या आएगा, सिंपल सी बात है सर, ये जो कर्व है इसका हमारे पास में एरिया निकालना है। तो ये कैसा है, ये सर्कुलर पाथ है बेटा, सर्कुलर है ना, सर्कल है आपका। तो क्या आएगा, क्या होता है चेंज इन एरिया, कितना आया हमारा, यानी डेल पी इजक्वल टू इस सर्कल का एरिया, हाफ सर्कल है। फुल सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ सर्कल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। सो पाई आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका डायमीटर हो गया, तो ये 2 आपका सेंटर, ये तो 4 का हाफ मतलब 2 आपका क्या हुआ, रेडियस हुआ 2 का स्क्वायर यानी 2 पाई। अब आप कहेंगे सर ये नीचे है माइनस में है, हाँ तो माइनस है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन चेंज है उसकी, जो गेन इन मोमेंटम है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होकर नेगेटिव डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद में वापस यहाँ पे गेन इन मोमेंटम पॉजिटिव हो गया, तो ये वापस इस डायरेक्शन में चल पड़ा पार्टिकल, राइट, मतलब वापस इस डायरेक्शन में चल पड़ा, तो क्या हो गया आपका गेन इन मोमेंटम, मतलब चेंज हो रही है, मतलब ये कहेंगे हम उसको 0 हो गया, वापस 0 हो गया, राइट। डायरेक्शन शो कर रहा है बेटा, ये फोर्स आपका, फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम 2 पाई आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वही आपका न्यूटन सेकंड। सिंपल से क्वेश्चन पूछा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप फटाफट कर देंगे। ये देखो ये आपका एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या कर रहा है कि मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइंड वेलोसिटी एट t = 10 सेकंड। t = 10 सेकंड पे आपका वेलोसिटी पूछा है उसने, और क्या गिवन है, पार्टिकल का ft कर्व गिवन है। ये देखो ये आपका t है इस साइड में, ये आपका f है, f की वैल्यू इनिशियली 0 पर 0 थी, 10 सेकंड पे मतलब ये 2 सेकंड पे आपकी 10 हो गई, ये 10 हो गई। उसके बाद में कांस्टेंट रही f की वैल्यू कहाँ तक, t = 4 सेकंड तक, फिर इंक्रीज होना शुरू हुई और कितने 20 न्यूटन तक इंक्रीज हो गई, कहाँ पर, t = 6 सेकंड पर, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गई और 10 सेकंड पर ये 0 हो गई वापस। तो यानी कि हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल 0 पर है ना, हाँ तो इसका मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो तो आपका 0 हो गया बेटा, है ना, यानी P1 तो आपका 0 हो गया, तो P2 हमें निकालना है, तो उसमें वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे। चेंज इन मोमेंटम अगर हमारे पास में आ जाए तो हम सीधा सा देखो डेल P क्या होगा हमारा, डेल P = mv2 - v1, पार्टिकल का मास तो क्या कर रहा है, फिक्स है ना, मतलब सॉरी कांस्टेंट है ना 2 kg, दैट मीन्स m v2, क्योंकि v1 आपका 0 दिया हुआ है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है,
तो mv2 ये आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हमारे पास में हो दैट मीन्स डेल p अपॉन m कर दें तो ये हमारा v2 आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हमें चाहिए क्या, हमें डेल p की ज़रूरत है। दैट मीन्स हमें किसकी ज़रूरत है, ये डेल p की ज़रूरत है बेटा। डेल p अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल p कहाँ से आएगा सर, एफ टी कर्व दिया है, एफ टी कर्व का एरिया निकाल दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो निकालो एरिया बेटा। यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला एक, ये तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। ये डेल p इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल का एरिया हो गया आपका हाफ इंटू बेस आपका 2 सेकेंड है ना, हाइट आपकी 10 न्यूटन है। ओके, तो प्लस का ही है, ऊपर की तरफ प्लस का ही है। उसके बाद में फिर ये यहाँ से ये मान लो पॉइंट ए ओ है, पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट डी है, राइट। ओके, तो अब मुझे बताओ जब ए से बी गया तो उसका एरिया कितना आएगा, ये रेक्टेंगल का एरिया आएगा बेटा, ये रेक्टेंगल का ना, हाँ यहाँ से ये रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेटा, सिंपल सी बात है सर, ये इसकी ये कितनी है 4 - 2 मतलब 2 इंटू हाइट, मतलब लेंथ इसकी कितनी है 0 10 हो गई। ओके, क्लियर है, गुड। यहाँ से ये वाला एरिया बनेगा बेटा, ये बी से सी वाला जो कर्व में, तो हम सीधा तो निकाल नहीं सकते, ये ट्रायंगल बन रही है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक तो ट्रायंगल ये बन गई, ये ट्रायंगल बन गई और फिर दूसरा रेक्टेंगल बन गया। तो चलो ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया सर 10 से 20 यानी हाफ इंटू बेस देख लेते पहले, तो 6 - 4 यानी 2 इंटू ये हाइट कितनी है 20 - 10 यानी 10, राइट। ओके, इसके बाद में इसका रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल, तो ये हो गया आपका प्लस कर इधर करते हैं 2 इंटू 10 2 इंटू 10 प्लस, अब ये वाली जो ट्रायंगल हो गई इसके बाद नीचे आ गया ना सीधा, हाँ, तो ये ट्रायंगल जो हो गई बड़ी ट्रायंगल जो बन गई इसका एरिया सी डी और ये पॉइंट को जो भी मान अज्यूम कर सकते हैं, मतलब ये वाली ट्रायंगल का एरिया, तो ये क्या आएगा हाफ इंटू बेस यहाँ से 6 से 10 मतलब 10 - 6 4 इंटू हाइट आपकी 0 से 20। क्लियर है, एरिया निकालना था बेटा और कुछ नहीं करना था हमें, तो ये कैलकुलेट कर लो फटाफट। ये 2 से 2 कैंसिल 10 आ गया, प्लस ये आपका 20 प्लस ये आपका 2 से 2 कैंसिल 10 आ गया, प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस 1 2 20 इंटू 2 20 इंटू 2 40। तो टोटल एरिया आ गया हमारा डेल पी आ गया, मतलब आपका 10 30 40 40 60 और ये 100 न्यूटन सेकंड, ये है ना, हाँ 40 40 20 60 60 40 हमारे वही है 100 न्यूटन पर सेकंड। तो डेल पी हमारे पास में आ गया, डेल पी कितना आया, डेल पी आ गया सर हमारे पास में 100 न्यूटन सेकंड। और हमें क्या करना था, डेल पी बाई एम हमारा क्या है V2 है। सो डेल पी यानी 100 बाई एम, एम कितना है हमारा 2 इक्वल टू V2। सो V2 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया आपका, V2 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। करना क्या था, हमें ये पता होना चाहिए था, हम उसके बाद में सीधा एरिया निकाल सकते हैं कि भाई एरिया जो है हमें एफ टी कर्व का एरिया हमें डेल पी दे देगा, और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, मतलब चेंज इन मोमेंटम दिया, तो इनिशियल तो आपका मोमेंटम 0 है, तो मोमेंटम क्या होगा m इंटू जो वेलोसिटी होगी उस टाइम पर पार्टिकल की वो वेलोसिटी। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 पहुँच गया बेटा, एफ और टी के बीच में कर्व है, फोर्स 0 हुआ है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हुआ है, पार्टिकल तो अभी भी मूव कर रहा है। इसके बाद में जो भी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी से आपका मतलब 50 मीटर पर सेकंड आई ना हमारी, तो 50 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहेगा। एक्स टी कर्व नहीं है, ध्यान रखना, वी टी कर्व नहीं है, ये एफ टी कर्व है, कंफ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन ये आपका AIEEE 2008 का क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें,
इसमें पूछा है कि मास ऑफ द बॉडी गिवन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। मतलब आपका एक्स, ये एफ टी कर्व नहीं है, एक्स और टी में कर्व है बेटा, एक्स और टी में कर्व है, ठीक है। तो इम्पल्स इसने इम्पल्स पूछा है, कैसे करेंगे सर? ये तो हमारा एक्स टी कर्व है, हमारा तो एफ टी कर्व होना चाहिए था। एफ टी कर्व आता तो हम सीधा से एरिया निकाल देते, लेकिन अब तो एक्स टी कर्व दे दिया इसने। एक्स टी कर्व दे दिया तो हमें क्या चाहिए सर? इम्पल्स हमारा होता है एफ डी टी होता है ना, क्या होता है? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, चेंज इन मोमेंटम, राइट? यही है। हाँ अच्छा, अब देखो क्या समझ में आ रहा है, पार्टिकल की मूवमेंट समझो एक बार। यहाँ से x 0 है, x इंक्रीज हुआ और 2 मीटर तक गया ना, मीटर में है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो गया है, 2 मीटर, राइट? यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स v आपकी क्या है? कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, है ना। vt कर्व, xt कर्व आपका अगर ये वाला है, ध्यान करो, ये हमारा x और ये t, अगर ये कर्व है हमारा, तो इसका मतलब क्या है कि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका स्लोप अगर कॉन्स्टेंट है तो ध्यान करो ये है ना। अगर ग्राफ अभी भी क्लियर नहीं है तो ग्राफ वाला लेक्चर बेटा जाके ठीक से समझो, है ना, फिर उसके बाद में देखना आराम से समझ में आएगा आपको ये, राइट? उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हमने। तो ये हमारा क्या आ गया? v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ से, इसका स्लोप देखो, v क्या आएगी? v क्या होगा इसमें बेटा? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, आपका स्लोप हो जाएगा इसका कर्व का, है ना। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप हमारा मतलब कि डी एक्स बाई डी टी, है ना। x में कितना चेंज है? तो ये x 0 था और 2 तक चला गया, सो 2 माइनस 0, ये चेंज आ गया, डी एक्स आ गया ना, हाँ। और t कितना चेंज हुआ? t सेकेंड माइनस 0 में, यानी 2 माइनस 0, दैट मीन्स 1। तो v कितना है आपका? v आपका 1 मीटर पर सेकेंड। ये इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये यहाँ से और यहाँ चला गया, मतलब कि x आपका 0 से पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये x इक्वल टू 0 था और ये हमारा पार्टिकल यहाँ पर आ गया, यानी x इक्वल टू कितने पर आ गया? x इक्वल टू 2 मीटर पे आ गया, राइट? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? क्या कह रहा है ये ऐसे ऐसे ये मूवमेंट था बेटा हमारा, और यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ? अब उसके बाद में x कम होना शुरू हो गया, ये देखो x 2 से वापस 0 हो गया t इक्वल टू 4 सेकेंड में, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, v 0 हो गया और डायरेक्शन रिवर्स हो गई, वापस चल पड़ा ये और वापस 0 पर पहुँच गया, है ना। 2 सेकेंड में t इक्वल टू 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक यहाँ पर आया पार्टिकल और फिर वापस यहाँ पर आ गया, ये कह रहा है इसका मतलब, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब x वापस 0 हो गया, फिर x बढ़ा वापस गया, 2 हुआ, फिर 0 आ गया। मतलब कहने का ये है बेटा कि इस केस में ये पार्टिकल यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है, इधर जा रहा है फिर वापस इधर जा रहा है, फिर वापस इधर जा रहा है, फिर वापस x 0 पर आ रहा है, फिर x इक्वल टू 2 पर जा रहा है। यही चीज़ चल रही है ना। अब आपको शायद चीज़ें विजुलाइज हो गई होंगी, राइट? समझ में आ रही है? और क्या कह रहा है कि मास ऑफ द बॉडी ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, हर एक इम्पल्स का। तो इम्पल्स कौन सी हुई? यहाँ से इसको लेके गई, वापस यहाँ तक लेके गई और फिर वापस यहाँ पे लेके आ गई, वेलोसिटी क्या होगी? रिवर्स होगी। मतलब केस वैसा ही है, बॉल को दीवार पर क्या किया आपने? दीवार पर फेंका, स्ट्राइक किया, बॉल वापस आई, फिर फेंका, फिर वापस आई, फिर फेंका, फिर वापस आई, ये वाला केस है। समझ में आ गया? तो क्लियर है? हाँ, अब तो कर देंगे सर। तो बॉल को जो हमने फेंका था और वापस आई थी, v वेलोसिटी से फेंका, वापस उसी डायरेक्शन में वापस आई, ऐसे ये वाले, है ना। तो क्या हुआ? कितना चेंज इन मोमेंटम आया था? 2mv। चेंज इन मोमेंटम कितना आया था? 2mv। आप कहोगे तो वापस कैलकुलेट कर लेंगे, और नहीं तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वही तो चेंज इन मोमेंटम आपका 2mv आया था बेटा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, इम्पल्स कितनी होती है? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो आपका ये क्या है? इम्पल्स आई इज इक्वल टू डेल पी, दैट इज 2mv, राइट?
v हमने कैलकुलेट किया था, अभी क्या आया था, v हमारा 1 आ गया था। इसके स्लोप से कैलकुलेट किया था हमने 1 मीटर पर सेकेंड। और m कितना है हमारा, m 0.4 है इंटू 1, तो 0.8 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा इम्पल्स आ गया 8 न्यूटन पर सेकेंड। ये IEEE 2008 का क्वेश्चन है। तो अगर XT कर्व है या FT कर्व, ध्यान देना है ना, ऐसा मत करना कि जो भी कर्व दिखाई पड़ा इम्पल्स की बात हुई, लो भाई चलो कर्व का एरिया निकाल लेते हैं, काम को ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं होगा बेटा। XT कर्व दिया है इसने तो मतलब हमें MV निकालना पड़ेगा, राइट। उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब एक क्वेश्चन और है इस तरह से ही, ये भी आपका AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक बॉल है ना, कुछ मास जो भी कुछ होगा उसका, उसको हमने ड्रॉप किया है h हाइट से। कितनी हाइट से, h हाइट से। तो इसका जो मोमेंटम हुआ यहाँ पर वो p हो गया। क्या हो गया, p मोमेंटम आ गया जब इसने जस्ट बिफोर स्ट्राइक। अब क्या काम किया, उसी बॉल को लिया हमने और 2h हाइट से ड्रॉप किया। अच्छा, मैंने ये बॉल ऐसे क्यों बनाई है, इनके बीच में पहले डिस्टेंस कम है, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है बेटा, इसमें भी ऐसे ही किया है। फ्री फॉल को कंडीशन को ध्यान करो कि इनिशियली जैसे ही हम ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे करके गेन करता है, राइट। और उतनी देर पहले सेकंड में आपका कम, मतलब पहले अगर इक्वल टाइम इंटरवल की बात हम कर रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल पे शो की हमने ये बोला ना, तो क्या कर रहा है कि भाई पहले जो आपके डिस्टेंस कम कवर करेगा, उसके बाद में अगले नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब नेक्स्ट सेकंड की अगर 1 सेकंड की बात करें हम, तो नेक्स्ट सेकंड में ज़्यादा करेगा और ज़्यादा करेगा। क्या रेशियो होता है, ध्यान करो, रेशियो जो डिस्टेंस का वर्ड है, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इनके बीच में रेशियो क्या रहता है, राइट। अगर आपने को ध्यान नहीं है तो जाके फ्री फॉल वाली वीडियो को चेक करो, उसमें सीखो बेटा, वापस रिवाइज करो, ठीक है। फिर ये और अच्छे समझ में आएगा आपको कि हमने ये सब क्यों किया है। मैं ये वापस एक्सप्लेन नहीं करने वाला अभी ना, क्योंकि फिर तो लेक्चर दूसरा ही बन जाएगा, फ्री फॉल का बन जाएगा। ओके, कम टू द पॉइंट। यहाँ से ड्रॉप किया तो मोमेंटम p हुआ, यहाँ से डबल हाइट से ड्रॉप किया तो मोमेंटम p डैश हुआ, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इन परसेंटेज। मतलब जो यहाँ से जब हाइट हमने डबल कर दी तो मोमेंटम में जो चेंज आया वो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100 ना, ये कैलकुलेट करना है। ये परसेंटेज चेंज आ गया किस में, p में परसेंटेज चेंज आ गया, राइट। ये कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हुआ p डैश, क्या हुआ बेटा, अरे सिंपल सी बात है, u 0 था और यहाँ पे क्या हुई, v वेलोसिटी हुई उसकी, बॉल का जो मास है m अज्यूम कर लेते हैं हम, तो p डैश हमारा क्या आया, क्या आया हमारा, p हो गया सर m, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी mv, v यहाँ पे क्या हुआ, v वेलोसिटी होगी, और v क्या होगी, m इंटू 2gh, सिंपल, ठीक है ना। फ्री फॉल वाले केस में वहाँ पे क्या आएगी, p डैश में क्या आएगी, ऐसे p डैश को कैलकुलेट कर लेंगे। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्लैरिटी बनी रहे। सो p डैश क्या आया, p डैश आपका हो गया m, सेम बॉल है, मास सेम है, इंटू रूट ऑफ 2g इंटू 2h। दैट मीन्स क्या आया, इसको 2 तो बाहर आ जाएगा, या रूट 2 बाहर निकाल लो, रूट 2 इंटू वही 2gh हमने छोड़ दिया इंटू m है, और ये आपका क्या है, ये आपका p है, यानी रूट 2 p डैश इज इक्वल टू रूट 2 p। ये रिलेशनशिप आ गई दोनों में, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, सिंपल सी बात है। क्या आएगा, बताओ मुझे फटाफट, कैलकुलेट करो फटाफट बेटा। रूट 2 p डैश है ना, रूट p माइनस p अपॉन p इंटू 100, क्या बच गया, p कॉमन, रूट 2 माइनस 1 इंटू 100। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41,
0.4 और 1.41 माइनस 1 इंटू 100, दैट मीन्स 0.4 इंटू 100, दैट मीन्स 41 करते हैं इसको तो 41%, यानी चेंज परसेंटेज चेंज कितना आया, वो हमारा आया 41%। ये आंसर है बेटा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना, बस इतना समझना था कि पी और पी डैश में रिलेशनशिप क्या होगी, पी डैश और पी में कैसे आएगी, वही 2GH वाला केस था और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट सडनली एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट्स with the mass ratio 2:1:1. The parts of the equal masses move at the right angles to each other with equal speed. The speed of the third part after the explosion will be. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई कोई आपके पास में क्या था, एक ये बॉल थी, है ना, कोई बॉल मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये एक्सप्लोड कर गई। इनिशियल मतलब क्या था, 0 था बेटा, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी 0 थी, इसका मास था, ओके जस्ट 1 सेकेंड, यानी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। दैट मीन्स इसका जो P है, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो है P1 कह लेते हैं हम, वो क्या था, 0 था बेटा। यानी P क्या है, मोमेंटम क्या है, 0। इसका मतलब यही हो ना। अब क्या कर रहा है ये, इस पर कोई एक्स्ट्रा कोई फोर्स तो है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं कोई भी। द पार्ट्स ऑफ इक्वल मासेज मूव एट द राइट एंगल। अब क्या 3 टुकड़े हुए इसके ना, 3 पार्ट्स, तो हम मान लेते हैं कि भाई इसके जो टुकड़े हुए, जो भी इसने एक्सप्लोड किया, जो पार्ट्स बने, उनमें ये रेशियो है मास का, तो हम मान लेते हैं 2m है एक मास, दूसरा हमारा m है और तीसरा भी हमारा m है ना। ये इस रेशियो में दिया हो ना, 2:1:1। तो ये कर लेते हैं, एज्यूम करने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। सिंपल कर रहे हैं हम इसको, है ना, हाँ सिंपल तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये कह रहा है कि भाई आपके जो इक्वल मास मतलब ये और ये क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे जा रहे हैं दोनों मास। किस पे जा रहे हैं, राइट एंगल पे। तो ये कह रहा है कि आपका थर्ड मास की स्पीड, उसकी थर्ड मास की जो स्पीड है थर्ड पार्ट की, वो क्या होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर ये कह रहे कि इक्वल स्पीड से है तो लेट अस अज्यूम कि इक्वल स्पीड क्या थी, v है दोनों की। ये सपोज यहाँ से हमारा एक तो ये चला गया m, ये m, और दूसरा इधर चला गया m, एक्सप्लोड हुआ तो ठीक है, ये भी m है। तो तीसरा कहाँ जाना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब जो m v वेलोसिटी से गया, ये भी v वेलोसिटी से गया, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि आपका जो v है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अब ये मतलब कहना कि सर एक्सप्लोजन कहाँ से हो गया, एक्सप्लोजन इसके इंटरनल फोर्स से ही हुआ है बेटा, कहीं से, ठीक है। हाँ, तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि p आपका कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा, कहाँ से आई ये बात, ये देखो F इक्वल टू क्या आ रहा है आपका dp/dt, सेकेंड लॉ। तो ये आपका F डॉट dt इक्वल टू dp। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट मीन्स ये 0 हो गया, दैट मीन्स dp इक्वल टू 0। और dp इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करो बेटा, है ना, अगर आपको समझ में आता है इंटीग्रेशन तो यानी कि इसका मतलब हो गया p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी p कैसा हो गया, p आपका कंजर्व हो गया। कब कंजर्व हो गया, व्हेन f एक्सटर्नल, यानी f जो है वो क्या हो गया, 0, वेक्टर सम उसका 0 हो गया, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा उस पर, किसी बॉडी पर, किसी सिस्टम पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसका p जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो क्या होगा, p आपका कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है कि हमारा एक तो ये वेलोसिटी जाएगी, एक ये वेलोसिटी हो गई, ये इस डायरेक्शन में होगी, x में, मतलब इस डायरेक्शन में हो गई, ये x में, और ये आपकी y में हो गई, राइट। तो क्या होगा, ये भी v है, ये भी v है, तो इन दोनों का हम निकाल सकते हैं सीधा कि भाई आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आई, रिजल्टेंट आपके कहीं पर यहाँ पे आ जाएगी। तो दोनों 90 डिग्री पर है, इक्वल है, तो रूट क्या आएगी, v, रिजल्टेंट आपकी क्या आएगी, वी आर मान लेते हैं इसको। सो वी स्क्वायर बेटा 90 पर है, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, है ना, प्लस 2v स्क्वायर कोस थीटा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। वेक्टर ध्यान है ना, भूल तो नहीं गया वेक्टर,
हाँ, दो वेक्टर्स के बीच में उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स, एक एक्स की तरफ एक वाई की तरफ, तो दोनों को स्क्वायर रूट करके √2v आ गया। यानी कि जो है हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये क्या हो गया? √2v। और इनका जो ये कहें हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, तो इनका जो मोमेंटम होगा वो बैलेंस हो जाएगा थर्ड पार्ट से बेटा। तो सिंपल मतलब है इसका कि थर्ड पार्ट आपका इधर रहेगा, ये इनका VR इधर है तो थर्ड पार्ट आपका इधर रहेगा, राइट? कैसे रहेगा? इस साइड में रहेगा थर्ड पार्ट आपका। तो मोमेंटम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या रहेगा बताओ? m, इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम क्या आया? m इंटू √2v। ये किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट देखो PR मान लेते हैं इसको, PR माइनस थर्ड का इंटर, ये तो दोनों का तो निकाल दिया ना हमने बेटा। हाँ, √2 निकाल देती है, m से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मास m है तो ये आपका PR आ गया, इन दोनों का मतलब रिजल्टेंट आ गया। तो ये किसके? थर्ड के इक्वल होना, P3 के इक्वल होना चाहिए। और टोटल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंजर्व है सर। तो ये आपका हो गया m √2v माइनस m v3 कर देते हैं इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट की कहना है, थर्ड पार्ट को, लेकिन थर्ड पार्ट आपका 2 है, 2 टाइम्स है ना। हाँ, 2m है, m नहीं है, 2m है। ओके, तो ये आपका हो गया v3 इक्वल टू √2v/2, यानी v/√2। दैट मीन्स v3 आपका आ गया v/√2। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बेटा? सिंपल सी बात है कि बॉल है एक, इसको बॉल अज्यूम कर सकते हो, वो आपके 3 टुकड़ों में टूट गई है। 2 इक्वल टुकड़े हैं जो कि 90 डिग्री पर, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, 90 डिग्री पे जा रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम जो है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरे को बैलेंस करना चाहिए, तभी तो 0 होगा ना। अगर तीसरा भी इधर ही जाएगा तो फिर ये क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे और मोमेंटम आपका कंजर्व नहीं रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्सप्लोजन हुआ है अंदर से खुद से, तो मोमेंटम बाहर से उसको कोई फोर्स नहीं मिला है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बस मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल पे था बेटा ये क्वेश्चन। ओके, ये एक क्वेश्चन और आता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपकी गन है जिसमें कि एक बुलेट फायर की जा रही है, तो गन ने बुलेट पर F फोर्स लगाया, उसके वापस बुलेट ने भी न्यूटन थर्ड लॉ से क्या करेगा? रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो वो गन पर फोर्स लगा रही है बुलेट, राइट? तो अब इसमें क्या पूछा है कि बुलेट की वेलोसिटी पूछा है, बुलेट की वेलोसिटी पूछा है। इसने क्या कह रहा है कि बुलेट का मास गिवन है, गन की जो वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं इसको ना, गन वापस करते हैं। जैसे ही अगर आपने कोई वीडियो भी देखा हो, जैसे ही शूट करते हैं तो वापस हाथ पर पुश वापस मिलता है बेटा, ठीक है, ऐसे पुश वापस मिलता है, इसको रिकॉइल बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी नहीं, इस वेलोसिटी को, गन की वेलोसिटी को रिकॉइल बोलते हैं। तो इसका मास दिया हुआ है, तो देखो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, क्या है? एफ एक्सटर्नल क्या है? एफ एक्सटर्नल तो कुछ भी नहीं है, 0 है। दैट मीन्स आपका P क्या है? P कांस्टेंट होगा, चेंज इन मोमेंटम आपका 0 होगा, डेल P 0 होगा, मतलब P कांस्टेंट होगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया भाई? आप इतना कह सकते हैं कि बिफोर जब बुलेट फायर नहीं हुई थी तो उस टाइम पर क्या था भाई? दोनों रेस्ट में थे, बुलेट भी रेस्ट में थी और गन भी रेस्ट में थी। दैट मीन्स कितना था? P इक्वल टू 0 था। इनिशियल P1 तो आपका 0 था और बाद में भी 0 ही होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि दोनों बाहर से कोई फोर्स नहीं है, बाहर से गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया और वापस बुलेट ने गन पर फोर्स लगा दिया, तो मोमेंटम क्या हो गया? इंटरनल फोर्स है दोनों, बाहर से इसी को सिस्टम मान रहे हैं हम इसको, गन और बुलेट को, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? इंटरनल फोर्स है आपका, बाहर है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स उसका एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं है, फोर्स का सम भी 0 है ना, इंटरनल फोर्स का सम भी 0 है। रिएक्शन जितनी एक्शन होगी उतना रिएक्शन होगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सिंपल सी बात है ना। हाँ, गुड। तो मतलब फोर्स, नेट फोर्स 0 है इस पर, तो P कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल P कितना है? इनिशियल तो सर कोई मूवमेंट है ही नहीं किसी तरह की, कुछ भी, ना गन में ना बुलेट में, तो 0। दैट मीन्स फाइनल भी 0 होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बुलेट का फाइनल क्या हो गया? सपोज P2 फाइनल है दोनों का सिस्टम का, तो P1 मतलब बुलेट का मान लेते हैं, PB मान लेते हैं, कुछ भी कर लो। सो बुलेट की MB इंटू VB, ठीक है। ये किसके? ये उस डायरेक्शन में है तो इसको, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं बुलेट के डायरेक्शन को, इसको नेगेटिव ले लेंगे, माइनस
एम जी गन, जी फॉर गन, और वी जी गन की वेलोसिटी। सो ओके बेटा, ये होना चाहिए आपका 0 के इक्वल। एम बी कितना है सर? 1 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम के जी में कन्वर्ट करेंगे, 10/1000। एम के एस में ही कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, यूनिट का ध्यान रखना, गलती मत करना इस तरह से। वी बी हमें कैलकुलेट करना है, माइनस एम जी 1 के जी है सर, वी जी 5 गिवन है, किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। सो वी बी इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 अपॉन 10, ये 10 से कैंसिल, 500 मीटर पर सेकेंड, ये बुलेट की वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल से है बात, तो मज़ेदार है कि बुलेट की वेलोसिटी, अब समझ में आया बुलेट की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा क्यों आती है? मीटर पर सेकेंड। हाँ, बुलेट आपका न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो नेट मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है बेटा। तो इसके साथ ही आपका लेक्चर ख़त्म होता है, आज के जो क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और अलग प्रॉब्लम्स के साथ में जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।